जीवन में ऐसी तमाम सारी स्थिति को हमें फेस करना पड़ता है जब हम किसी चीज की होने या ना होने की संभावना को डिस्कस करते हैं। हम कभी कहते हैं कि आज बारिश हो जाएगी या बारिश होने की बहुत अधिक संभावना है। आज यह छात्र अगर इस परीक्षा को दे रहा है तो इसमें पास हो जाएगा या इसके पास होने की बहुत अधिक या कम संभावना है। कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसके बचने या स्वस्थ होने की अच्छी संभावना है या नहीं है। इन तमाम सारी स्थिति को हम लोग फेस करते हैं और इन सब को हम लोग ऑब्जर्व करके चलते हैं। लेकिन इन सब का फिर भी एक तरह का एक सॉलिड मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम किसी एक सॉलिड कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमने बोला वो सत्य हो जाएगा कि नहीं सत्य हो जाएगा। हाँ, अगर इसका एक मैथमेटिकल मेजरमेंट कर दिया जाए, एक ऐसी स्थिति दे दिया जाए जो कैलकुलेटिव हो, जिस पर गणना की जा सके, तो उस पर जरूर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। और उसी गणना का रूप मैथ्स में हमको दिया गया प्रोबेबिलिटी के रूप में, प्रायिकता के रूप में। प्रायिकता आज हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और यह यूपीएसआई ही नहीं, तमाम सारी वो एक दिवसीय परीक्षाएं जो कि चाहे स्टेट लेवल की हो रही हो चाहे केंद्र लेवल की हो रही हो, जो आगामी होने वाली है, जिनकी होने की अधिक संभावना हो, हर एक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आज के ट्रेंड्स में चल रहा है, आज के दौर में आ रहा है। आप हर परीक्षा में प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के तमाम प्रश्नों को आप नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको प्रायिकता का पूरा इंट्रोडक्शन दें, उसकी तमाम सारी उन स्थितियों को आपको समझाएं जो कि आ सकती हैं, जो कि हो सकती हैं, और उस पूरे प्रायिकता का डर आज हम खत्म कर देना चाहते हैं। हम एकेडमिक में पढ़ने के दौरान प्रायिकता को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते थे। हमारे सामने जब प्रश्न आते थे तो हमको लगता था कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो हम कैसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आज मैं उन्हीं सारी स्थिति को आपकी दूर करना चाहता हूं। मैं अपने इस सेशन के माध्यम से उस प्रायिकता के डर को ही समाप्त कर देना चाहता हूं और मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, अगर पूरे सेशन को आप इन तक देखते हैं तो प्रायिकता नाम का डर आपका खत्म हो जाएगा, सब चीजें आप समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि दुनिया में हर एक एक्सीडेंट या हर एक इवेंट की, हर एक एक्सपेरिमेंट की, आप कह सकते हैं कि तमाम सारी स्थितियां जनरेट हो सकती हैं। आप कहीं से जा रहे थे, मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे, तो आपके साथ बहुत कुछ होने की संभावना हो सकती है। आप जब कभी एक बहुत सीधा साधा एग्जांपल है, किसी एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करिए, तो उस दौरान हॉस्पिटल आपको एक इतना बड़ा सा एक आपको फाइल दे देता है, उसमें आपको साइन करना पड़ता है और उस अगर पूरे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को हम पढ़ ले तो हमारी हिम्मत नहीं करेगी साइन करने की। वो पेशेंट के साथ होने वाली आगामी सारी संभावनाओं को उस फाइल में लिखे रहते हैं। मतलब अपनी तरफ से जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे कि वो बच सके, उसको जरूर मेंशन किए रहते हैं। हम बिना पढ़े उस पर साइन कर देते हैं। मतलब हर चीज को पहले से ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप कोई भी काम करिए, कोई भी परीक्षण करिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए, उसकी तमाम सारी संभावनाएं आने के चांस होते हैं। उन संभावनाओं के सही होने या गलत होने या उनके होने या ना होने का मैथमेटिकल मेजरमेंट ही प्रायिकता है। मैंने यहां पर एक डिफिनेशन लिख रखी है, इट टेल्स अस अबाउट द मैथमेटिकल मेजरमेंट्स ऑफ द सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। मतलब दुनिया में किसी चीज के निश्चय या अनिश्चय की संभावना को या उसके मेजरमेंट को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मतलब एक परीक्षण या एक एक्टिविटी होनी चाहिए। हम किसी चीज में पहले इनरोल तो हों, कोई काम शुरू तो करें, हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं या किसी भी प्रकार का परीक्षण करें। उस परीक्षण को करते ही हमें कई सारे मतलब इवेंट्स जनरेट होते हैं। उस परीक्षण को करते ही बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने आ जाती है। उन सभी संभावनाओं का एक समुच्चय, उन सभी संभावनाओं का कंप्लीट संग्रह आपका प्रतिदर्श समिष्ट अर्थात सैंपल स्पेस कहलाता है। अब इतनी जितनी सारी अलग अलग संभावनाएं हैं, अलग अलग परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम एक एक इवेंट कहते हैं, एक एक घटना कहते हैं। इन घटनाओं को भी अगर हम क्लासिफाई करें तो दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी पर डिपेंडेंट होती हैं, मतलब किसी एक के होने से ही अगला होगा, जिसको हम लोग डिपेंडेंट कहते हैं, परतंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने में डिपेंडेंट होती हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती हैं। आपकी इस पूरी प्रोबेबिलिटी के दो ही मुख्य रूप हैं, एक तो सैंपल स्पेस, दूसरा इवेंट। अगर हम इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म है। आप किसी एक एक्सपेरिमेंट परीक्षण की बात करिए जो कि आपको प्रश्नों के हिसाब से मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपको दिखेंगे। सिक्कों पर मिलेगा, डाइस पर मिलेगा, कार्ड पर मिलेगा, बैग्स थैले पर मिलेगा, डेज पर मिलेगा, मिसलेनियस प्रश्न मिलेंगे। इसका लेबल टू लेबल मिलेगा। जैसे कि हम अपनी परीक्षा के हिसाब से प्रश्न देखेंगे, मतलब हम एक दिवसीय परीक्षा की बात करेंगे, हम लोग इंजीनियरिंग परीक्षा की बात करेंगे, उसका लेबल कुछ और होता है। हमारी परीक्षा के अनुसार जो हमारा लेबल है उस पर मैं डिस्कशन आपसे करूंगा। मतलब ये तमाम सारी परिस्थिति आपको प्रश्न जनरेट करेगी। मैंने कहा जो एक्सपेरिमेंट है यही है। आप सिक्का उछालेंगे, आप किसी डाइस को रोल करेंगे,
आप किसी ताश की गड्डी से किसी एक पत्ते को खींचेंगे, किसी थैले में तमाम सारे बॉल्स हैं उनमें से किसी एक को निकालेंगे, किसी समय हम दिन में से मतलब पूरे साल में किसी दिन को ऑब्जर्व करेंगे, किसी वर्ड्स में हम लेटर को निकालेंगे। इन तमाम सारी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ही हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी को सही तरह से रीड करते हैं। अब जिन स्थितियों के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने आपको समझाया कि हम अगर दो चीजों को अच्छी तरह से पढ़ ले, एक तो सैंपल स्पेस, दूसरा इवेंट, तो पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब हम जैसे पहली बात आपको एक बताते हैं कि मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट जनरली हुआ क्या। जैसे आपने मान लीजिए एक डाइस रोल किया, डाइस आप समझते हैं जिसको हम हिंदी में पासा कहते हैं। आपने एक डाइस रोल किया, जब आप डाइस का मतलब आजकल तो जब आप देखे होंगे कि इस समय ऐसे भी ट्रेंड्स में चल रहा था कि इस समय लूडो सब बड़ा खेल रहे थे। लूडो में आप देखते हैं कि पासे को जैसे ही क्लिक करते 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना हो जाती है। मतलब अगर एक पासे या डाइस को हम रोल करें तो हमारे पास कुल 6 आउटकम्स होने की पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6 मतलब कुल 1 से लेके 6 तक के नंबर के आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब डाइस को रोल करने की कुल पॉसिबिलिटी, जो रोल होने के बाद कुल नंबर्स के आने की पॉसिबिलिटी, हम लोग यहाँ पर 1 से 6 तक के नंबर्स को एक सेट में उठा के रख सकते हैं। यही आपका प्रतिदर्श समिष्ट मतलब सैंपल स्पेस कहलाया। तो सैंपल स्पेस को अगर आप एक्सप्लेन करें तो आप कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड द टोटल आउटकम्स। इज इट कॉल्ड द टोटल आउटकम्स मतलब संपूर्ण संभावना है किसी एक एक्टिविटी के बाद उस समय जितनी भी स्थितियां जनरेट हो सकती हैं। बट इस स्थिति में हम कई सारे इवेंट को मेजर कर सकते हैं, कई सारी घटनाओं को सोच सकते हैं। इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इस तरह के तमाम सारे इवेंट हम आपको यहां पर बता सकते हैं। जैसे किसी इवेंट में हम कह दें कि आउटकम्स ऑफ द इवन नंबर मतलब सम संख्याओं के होने की पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पर सम के साथ साथ विषम कह सकते हैं, उनके होने की पॉसिबिलिटी। हम यहाँ पर प्राइम नंबर के होने की बात कर सकते हैं, हम 3 से बड़ी संख्याओं की बात कर सकते हैं, हम 3 के मल्टीपल की बात कर सकते हैं। इस तरह से हम कई सारे इवेंट जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी इवेंट हो सकते हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स जो बनेंगे, ये सभी के सभी सबसेट कहलाएंगे सैंपल स्पेस के। मतलब सैंपल स्पेस से हमेशा कम रहेंगे इनके आउटकम्स या उसके बराबर रहेंगे, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब ये जो इवेंट आप निकाल रहे हैं, इन्हीं इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। इन्हीं इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है इन केस अगर कोई इवेंट जिसका नाम, एक घटना जिसका नाम अगर मान लीजिए यहां पर ए है, एक घटना है जिसका नाम ए है। ए कुछ भी हो सकता है। एक डाइस को रोल करने के दौरान सम संख्याओं की पॉसिबिलिटी, प्रायिकता, या सोच सकते हैं सब संख्याओं के होने की स्थिति, विषम संख्याओं के होने की स्थिति। एक सिक्के क्वाइन को आप टास करें तो हेड आने की स्थिति, टेल आने की स्थिति। ताश में से किसी एक ताश की गड्डी से किसी एक पत्ते को निकालने में किसी एक काले रंग की या बेगम की या बादशाह की होने की स्थिति। किसी बैग में से लाल हरी गेंद नीली है तो उसमें से काली गेंदों के होने की स्थिति। कोई भी स्थिति एक इवेंट यहां पर हो सकती है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो इसकी प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए से इंडिकेट कर सकते हैं। पी ऑफ ए को हम लोग मैथमेटिकली एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस कह सकते हैं। एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस से हमारे पास जो फार्मूला डेवलप हो रहा है, यही प्रोबेबिलिटी मेजर करने का तरीका होता है। जहां पर एन ऑफ ए को आप कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए, मतलब घटना ए में जितने भी पॉसिबिलिटी, जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं उनकी संख्या। जबकि यहां पर इसको हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब जो परीक्षण आपने किया था, जो परीक्षण एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, उस परीक्षण, उस एक्टिविटी की कुल कितनी स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। अगर हम अपनी स्थिति को, मतलब अपने फेवर की स्थिति को हम लोग यहां पर डिवाइड कर दे कुल से, तो जो यह रेशियो बना, यह रेशियो ही आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब इस रेशियो में हमने अभी आपको बताया था कि ए विल कॉल द सबसेट ऑफ द यस, मतलब ये या तो बराबर होगा यस के या उससे छोटा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 के बराबर या बड़ी होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, 1 से छोटी या इक्वल होगी। तो कभी भी किसी भी संख्या की, किसी भी इवेंट की
प्रोबेबिलिटी का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, मतलब वो जो भिन्न बनेंगे हमेशा लगभग 1 से छोटे आपको दिखेंगे। ये तो बात हो गई प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की। जैसे हमने मान लीजिए इस समय एक समय निश्चितता की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, हमने निश्चितता की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी और निश्चितता की प्रोबेबिलिटी सपोज करिए पी ऑफ ए आई। इस दौरान अनिश्चितता की प्रोबेबिलिटी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। अनिश्चितता की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगी। अब 1 माइनस पी ऑफ ए किस लिए हो जाएगी, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर जैसे हमने कहा कि किसी दौरान एक कॉइन को टॉस किया गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कभी किसी फॉर्म में देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, या तो आप यस लिखेंगे या तो नो लिखेंगे, या हम कोई तमाम सारी ऐसी स्थिति फेस कर सकते हैं जहां पर यस और नो की सिचुएशन होती है। उस समय जितनी अगर हमारे पास हम कंप्लीट आउटकम्स या कंप्लीट प्रोबेबिलिटी या कंप्लीट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वह प्रोबेबिलिटी 1 प्रोवाइड करेगी। इन केस उसमें से हमें निश्चितता की कोई प्रोबेबिलिटी मिल गई तो अनिश्चितता की प्रोबेबिलिटी के लिए हम 1 में से निश्चितता की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो अनिश्चितता की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगी। मान लीजिए किसी चीज की 2 ही आउटकम्स हो सकती हैं, उस दौरान अगर एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल गई तो दूसरे को निकालने के लिए हम 1 से उसको माइनस कर दे, हमको पता चल जाएगा। यह बातें आपको धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर मान लीजिए आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं, एक पासे को आप फेंक रहे हैं, पासे को फेंकने से आपने टोटल आउटकम्स देखा था 1 से लेकर के कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6 बनकर आए थे। इनकेस इसमें हमसे कोई कहता कि इवन आउटकम्स मतलब सम संख्याओं के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्याएं आप देख रहे हैं 2 है, 4 है, 6 है। अब प्रोबेबिलिटी के नियम के आधार पर आपको बताया गया है एन ऑफ ए अपान एन ऑफ यस कर दीजिए तो कितनी संख्या इसमें है, 3 है, और टोटल में कितनी है, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 हो गई। कुल मिला के जो मैंने आपको बताया कि अगर हमको यस और हमको ए, यस का मतलब टोटल आउटकम्स मतलब कुल आने की स्थिति, और यहां पर फेवरेबल मतलब आपके हिसाब की जो चीजें हैं उनकी स्थिति, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुल कितनी संभावना है और आपकी जो जरूरत है उसमें कितनी संभावना है, कितने नंबर्स हैं। इन दोनों का मान अगर हमको पता चल जाए, हम ए अपान यस कर दे तो हम हमेशा प्रोबेबिलिटी को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समिष्ट और इवेंट यह 2 चीज निकाल देते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारे लिए खेल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी से आसान कुछ रहेगा ही रहेगा। मैं अब यहां पर अब आपको उसी कैटेगरी के आधार पर जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उसी कैटेगरी के आधार पर टाइप टू टाइप में प्रश्नों को कराते जा रहा हूं और कॉन्सेप्ट को कराते जा रहा हूं। सारी बातें आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले कॉइन्स पर बेस्ड। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के में या तो हेड होता है या तो टेल होता है। मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस टॉस के दौरान आपको पता है 2 आउटकम्स आने की संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भाई इनके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अब आप अगर मान लीजिए इनमें से कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हमने कहा पी ऑफ एच। ध्यान दीजिएगा, अब आपको पता है कि कुल जो मेरे पास सैंपल स्पेस है यस है। अगर हम हेड के नंबर्स को आप ऑब्जर्व करें तो हेड में तो एक ही नंबर हमारे सामने आ रहा है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं 1/2। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई इस दौरान। इन केस हमसे यहीं पे कोई कहता है कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, आप कह सकते हैं सर 1 - 1/2 होगी, मतलब 1/2 ही होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। क्योंकि इस सिक्के के 2 ही पहलू थे, हेड या टेल। तो अगर हेड की प्रायिकता 1/2 थी तो टेल की प्रायिकता चाहे तो आप प्रॉपर वे में करिए, चाहे तो 1 से 1/2 को माइनस कर दीजिए, आपको ऐसे भी पता चल जाएगी टेल की प्रायिकता क्या होगी। इतना समझिए। मैंने कहा था एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो हमारे पास 2 आउटकम्स टोटल में आएंगे। अब एक सिक्के पर ही आधारित प्रश्न नहीं होता है, एक से अधिक सिक्कों की भी बात की जाती है। मान लीजिए हम 2 कॉइन्स को नोटिस करें। अगर हम 2 कॉइन्स को, मैं सबसे पहले सैंपल स्पेस की स्थिति आपको बता देता हूं।
दो सिक्के अगर उछाले जाएं साइमल्टेनियसली, एक दूसरे के परस्पर, परस्पर का अर्थ है कि आप मेरे सामने आए, मैं उछालूंगा और आप उछालेंगे। अब मैं अपने सिक्के को उछालूंगा तो मेरे में भी हेड या टेल आएगा, आप अपने सिक्के को उछालेंगे तो आप में भी हेड या टेल आएगा। लेकिन मेरे हेड आने पर आपका क्या आएगा या अब मेरे टेल आने पर आपका क्या आएगा, इसको समझने की जरूरत है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो कुल आउटकम्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कब की दशा में मैं आपको बता रहा हूं, जब हम किन्हीं सिक्कों को उछालते हैं तो उसका एक रूल बनता है 2 की पावर n, 2 की पावर n बनता है। अब इसको समझिए, जैसे अभी एक सिक्का था तो 2 की पावर 1 मतलब पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस की 2 बनकर आई थी, हेड और टेल। अब दो सिक्के अगर उछाल रहे हैं और दो लोग हैं, सपोज करिए, मान लीजिए एक व्यक्ति फर्स्ट पर्सन है, दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, आपको अच्छे से इस बात की जानकारी है कि पहला व्यक्ति सिक्के को उछालेगा तब भी उसके में हेड या टेल आएगा, दूसरा भी उछालेगा तो हेड या टेल आएगा। बट इस चीज को हम ऐसे नोटिस करते हैं कि अगर मेरे में हेड आया तो इसके वाले में हेड भी आ सकता है और मेरे हेड आने पे इसमें टेल भी आ सकता है, मेरे टेल आने पर इसका हेड भी हो सकता है, मेरे टेल आने पर इसका टेल भी हो सकता है। तो कुल मिला के 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 2 करेंगे, क्योंकि कुल दो सिक्के उछाल रहे हैं तो 4 पॉसिबिलिटी आई हैं और वह 4 पॉसिबिलिटी अगर सैंपल स्पेस में चली गई तो HH हो सकती हैं, HT हो सकती है, TH हो सकता है, TT हो सकता है, TT हो सकता है। तो आपने इसको देखा कि अगर हमने दो सिक्के उछाले हैं साइमल्टेनियसली परस्पर तो 4 आउटकम्स के होने के चांसेस हैं, HH, HT, TH, TT, इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। अब मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यह दो सिक्कों की बात थी, अब इस पर भी प्रश्न बनाए जाएंगे और कैसे बनाए जाएंगे अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन पहले सैंपल स्पेस निकालना सीख लीजिए, सैंपल स्पेस इस दौरान कैसे निकाला जाता है। फिर ध्यान दीजिए, अगर मैं कह दूं कि 3 कॉइन्स थे, अब 3 कॉइन्स थे, सोचो 2 कॉइन्स पे आपने बता लिया, 3 कॉइन्स को अगर परस्पर रोल टॉस किया जाता है तो हम 3 कॉइन्स के आधार पर कैसे सैंपल स्पेस निकाल पाए। टोटल आउटकम्स तो यहां पर आ गई 2 की पावर 3 मतलब 8 कुल आउटकम्स आएंगे। उन 8 आउटकम्स को जनरेट कैसे किया जाएगा, 3 लोग खड़े हो जाइए, मेरे में हेड आया, इनके में हेड आएगा, आप में भी हेड आएगा। मेरे हेड होने पर इनका हेड होगा, उनका टेल हो सकता है, मेरे हेड होने पर इनका टेल, उनका हेड हो सकता है, मेरे हेड होने पर इनका टेल, मतलब मेरी एक पॉसिबिलिटी के साथ दोनों की 4 पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है। इसको हम कैसे सिस्टमेटिक लाएं मैं इसको समझाता हूं। इसका लिखने का एक प्रोसेस होता है। आपने इस बात को डिसाइड कर लिया कि 8 आउटकम्स आएंगी, 8 आउटकम्स को हम कुछ ऐसे करा दें, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 8 बार ऐसे लिख दीजिए एक एक के इंटरवल पर, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक एक के इंटरवल पर 8 बार लिख दीजिए। इसी तरह से अब आप 2-2 के इंटरवल पे लिखिए, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। अब 4-4 के इंटरवल पे लिख दीजिए, हेड 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 टेल 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 एंड टेल। अब देखिए ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए और इनको हमने कैसे मेंशन किया, देखिए एच एच एच, मैंने अभी इसी चीज को बताया था, एच एच टी, फिर देखिए एच टी टी, फिर टी से शुरुआत होगी, टी एच टी, टी टी एच और फाइनली टी टी टी। इस तरह से कुल 8 आउटकम्स को लिख दिया गया। अब इसी तरह से अगर 4 सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 की पावर 4 मतलब 16 पॉसिबिलिटी होगी। अगर आप ऐसे लिखना चाहते तो एक एक के इंटरवल पर 16 बार, 2-2 के इंटरवल पर 16 बार, 4-4 के इंटरवल पर 16 बार, 8-8 के इंटरवल पर 16 बार, इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 पर ही हम लोग लेकर चल रहे हैं। 2 की पावर 0 एक होता है, एक एक के इंटरवल पर रखा गया, 2 की पावर 2 होता है 2-2 के इंटरवल पर, 2 की पावर 2 4 होता है 4-4 के इंटरवल पर, 2 की पावर अगर 3 8 होगा तो 8-8 के इंटरवल पर लिखा जाएगा। जितने सिक्के होंगे उनकी कुल आउटकम्स निकालने के लिए 2 की पावर n का रूल अप्लाई किया जाता है। 2 की पावर n से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कुल कितने आउटकम्स जनरेट हो सकते आ सकते हैं। यह बात आपने समझा होगा।
सैंपल स्पेस निकालने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर थोड़ा सा क्वाइंस पर अगर हम प्रश्नों को भी डिस्कस कर लें तो यह सारी बातें आपको सब स्पष्ट हो जाएगी, सब चीजें आप लोग समझ जाएंगे जो हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जैसे यह आसान सी स्थिति है कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो टेल होने की पॉसिबिलिटी या प्रायिकता हमारी क्या होगी, इसमें हम बिना सोचे विचारे 1/2 बता दें कि 1/2 हो जाएगी। अगर हम किसी एक सिक्के को टॉस करते हैं तो टेल होने की प्रायिकता, हेड होने की प्रायिकता दोनों 1/2 होगी। 1/2 लेकर के आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा अब आगे देखेंगे। दो सिक्कों को परस्पर उछाला जाता है तो ज्ञात कीजिए एक टेल की प्रायिकता। सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिए, आप दो सिक्कों को जब उछालते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी जैसे क्या क्या बनती है, हेड हेड बनती है, हेड टेल बनती है, टेल हेड बनती है और टेल टेल बनती है। अब आप सोचिए, आपसे कहा गया एक टेल की प्रायिकता। अब एक टेल यहां पर कहां कहां है उसको सोचिए। इसको आप एक सैंपल स्पेस यस का नाम दे सकते हैं, इसको एक इवेंट ए का नाम दे सकते हैं। इस इवेंट ए में देखिए कुल कितने आउटकम्स हो रहे हैं। एक टेल जहां जहां पर है उसको लिख लीजिए तो आप समझिए यहां पर एक टेल है, यहां पर एक टेल है, दो ऐसे जगह पर है जहां पर एक एक टेल है। तो आप HT को ले सकते हैं, TH को ले सकते हैं, मतलब आपकी फेवर की जो जरूरत है उसमें दो आउटकम्स आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम इस A की निकालना चाहें तो P ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S का रूल लग जाएगा, मतलब 2/4 हो जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। दूसरा हमसे बोला है कम से कम एक टेल की प्रायिकता। कम से कम एक टेल का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टेल इज 1 और मैक्सिमम चाहे जो पॉसिबल हो। अब मैक्सिमम चाहे जो में अगर हम देख रहे हैं हमारे पास एक ऐसी स्थिति है सबसे अधिकतम 2 टेल है। अब इसको अगर हम इवेंट बी का नाम दे दें, इस चीज को अगर मान लीजिए मैंने इवेंट बी का नाम दे दिया और कम से कम इसने एक टेल की कहा है, अगर एक टेल की बात किया है तो एक से ज्यादा में जहां तक पॉसिबल हो, मेरे पास बहुत बड़ा लिमिट नहीं है, 2 ही हेड तक यहां पर या 2 ही टेल तक की स्थिति है, तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या लेंगे, HT लेंगे, TH लेंगे, एक टेल हो गया, 2 टेल में हमारे पास TT है। तो 3 आउटकम्स मेरे सामने बनकर आए हैं, तो P ऑफ B विल बी N ऑफ B अपॉन N ऑफ S हो जाएगा, अर्थात 3/4 हो जाएगा। ये इसकी प्रायिकता होगी कि अगर हम कम से कम एक टेल लेंगे तो उसके होने की प्रायिकता 3/4 होगी। आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 सिक्कों को परस्पर उछालें तो हमें दो, अब पहली चीज तो 3 सिक्कों को परस्पर उछालने के बाद आउटकम्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, HHT, HHH, पहली स्थिति अगर हमने यहां पर लिखा है HHH, HHT, HTH, HTT, TH, H, THT, TTH और TTT। आपने देखा है कि इन सारी स्थिति को हमने कैसे ऑब्जर्व किया, हम कैसे लेकर आए, इस बात को आपने अच्छे से पढ़ा है, सीखा है। अब इसी चीज को अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई करें तो लिखा है 2 हेड आने की प्रायिकता। मान लीजिए मैं इसको इवेंट ए नाम दे रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन को इवेंट ए नाम दे रहा हूं। 2 हेड आने की प्रायिकता मतलब जहां जहां 2 हेड है देख लीजिए कहां कहां है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और बस मतलब हमें 3 जगह पर 2 हेड दिख रहे हैं। 2 हेड और कम से कम 2 हेड में अंतर है, आप याद रखना। आप कोई कहेगा सर यहां भी तो 2 हेड है, नहीं, यहां पर हम एग्जैक्टली 2 हेड की बात कर रहे हैं। जहां पर केवल 2 हेड हैं तो आप समझ लीजिए 3 जगह ऐसे हैं, जैसे कौन कौन, HHT, HTH और THH। 3 ऐसे स्पेस है जहां पर केवल 2 हेड हैं। इनकी प्रायिकता अगर मुझे ज्ञात करनी है P ऑफ A, तो आप लिख सकते हैं दिस इज द N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। दैट मीन्स हमारे पास हमारे फेवर में 3 है, जबकि कुल हमको 8 दिख रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता 3/8 हो गई। दूसरा वाला जो प्रश्न है उसमें कहा है हमसे कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। अब कम से कम का मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 हेड हो, 2 से ज्यादा भी अगर पॉसिबल हो तो दैट विल बी एक्सेप्टेड, उसको भी हम ले सकते हैं। तो हम यहां पर इसको अगर इवेंट बी नाम दे रहे हैं तो 2 हेड जो हैं उनको ले लेंगे और 2 से ज्यादा जो हेड हैं उनको भी ले लेंगे। तो 2 हेड में तो अभी जो हमने लिया था, जैसे HHT लिया था, HTH लिया था और हमने THH लिया था। अब 2 से ज्यादा में अगर मैंने नोटिस किया तो यहां पर ये ट्रिपल H है।
ट्रिपल एच ही है, बाकी ऐसे और कोई नहीं है। जहां पर 3 हेड हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। जैसे कहते हैं जहां पर कम से कम की बात आती है वहां पर मिनिमम से प्रारंभ होकर जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं उनको आप ले सकते हैं। तो इस दौरान अगर मुझसे कोई कहता है कि व्हाट अबाउट द पी ऑफ बी, तो हम लिख देते हैं एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। दैट मीन्स यहां पर कुल 4 आए हैं और हमको कुल 8 पता थे, तो 4/8 का मतलब 1/2 हो जाएगा। अब इसने एक और चीज हमसे कहा है, एक भी हेड होने ना आने की प्रायिकता, मतलब ऐसी संभावना जहां पर एक भी हेड नहीं आ रहा है। मान लीजिए उसको इवेंट सी नाम कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि एक जगह ऐसा है जहां पर एक भी हेड नहीं है, वो है ट्रिपल टी, मतलब यहां पर 3 टाइम्स टी। जब टी 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 था तो वही तो एक ऐसी संभावना थी जहां पर एक भी हेड नहीं था। तो आपने यहां पर देखा कि इस कंडीशन में केवल एक आउटकम्स आ सकता है, तो पी ऑफ सी विल बी 1/8। आप इसको 1/8 कह सकते हैं। तो इस तरह से जो परिस्थिति स्थिति आपको दी जाए, एटलीस्ट आप इतनी क्षमता रखें कि आप उनको अप्लाई कर सके, उनको देख सके, उनके बारे में जानकारी दे सके। मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट डाइस। डाइस को हम कहते हैं पासा, खूब प्रचलन में है आज की डेट में। लॉकडाउन के दौरान पासे का प्रयोग खूब किया गया। बहुत सारे ऐसे मेम्स बने, बहुत सारे ऐसे जोक बने जब पासे को लेकर डिस्कशन किया गया। लूडो बड़ा खेला गया इस समय, उस लूडो में पासे का प्रयोग करते थे। अच्छा, बड़ा कॉमन हो गया आजकल, मोबाइल्स में एप्लीकेशन भी है, लोग खेल लिया करते हैं। तो हम तो कहते हैं मत खेलिए, आप सब लोग पढ़ाई करिए, उसका सही यूज करिए। तो लूडो को खेलने के दौरान आप देखते थे कि जैसे ही रोल करते थे 1 से लेकर 6 नंबर तक के आने की पॉसिबिलिटी होती थी। मींस टोटल आउटकम्स जो बनकर आता था वो यस आपका 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बनता था। अगर हम एक डाइस को रोल करते थे कुल 6 आउटकम्स, 6 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने बनकर सामने आती थी। अब आप समझिए 6 आउटकम्स जब बन जाती थी, उस 6 आउटकम्स में हम डिफरेंट इवेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि इवन आउटकम्स ले लें, ऑड आउटकम्स ले लें, चलिए ये सब तो अलग चीज है। लेकिन ये जो सैंपल स्पेस डिसाइड करना था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम केवल एक डाइस के लिए यहां पर बात कर रहे थे, 1 डाइस के लिए, अगर हम एक डाइस की बात करें हैं तो 6 आउटकम्स आए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम परस्पर 2 डाइस रोल करें, मतलब मैं भी रोल करूं, आप भी रोल करो। इनके लिए एक फार्मूला होता है कि आफ्टर रोलिंग अ डाइस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब आप समझ गए होंगे कुल होने की चांसेस 6 की पावर n पर डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि एक बार में 6 आउटकम्स आ रहे हैं, पासों की संख्या यहां पर पावर में आ जाएगी और बताएगी कि कुल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। अब एक डाइस रोल किया, 6 की पावर 1 किया, मतलब 6 आउटकम्स हो गए। 2 डाइस रोल किया, 2 डाइस रोल किया, तो आपको क्लियर होगा कि 6 की पावर 2 मतलब यहां पर 36 आउटकम्स होंगे। अब आप कहोगे सर इसको थोड़ा समझाएं कैसे होंगे। मतलब 2 पासों को रोल करने पर 36 आउटकम्स होंगे, 3 पासों को रोल करने पर 6 की पावर 3 आउटकम्स होंगे। ऐसे ही पावर्स लगाते जाएं, आउटकम्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस 2 डाइस को थोड़ा समझिए। मान लीजिए मेरा एक डाइस, आपका एक डाइस। मेरे डाइस को मैंने रोल किया तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। हाँ, ठीक है, देखिए 2 डाइस की बात मैं कर रहा हूं, 2 डाइस की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि मेरा एक डाइस, आपका एक डाइस। मेरे डाइस में मैंने रोल किया 1 2 3 4 5 और 6 आया। आपने भी रोल किया तो आपको भी 1 2 3 4 5 और 6 आया। बट मुझे पता है कि मेरे एक के लिए आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मेरे एक नंबर के लिए आपके 6 आउटकम्स मेरे सपोर्ट में आ सकते हैं। जब मेरे एक के लिए आप 6 दे सकते हैं तो मेरे 6 के लिए आप 6 गुणे 6 मतलब 36 आउटकम्स दे सकते हैं। इनकी सिचुएशन कुछ ऐसे होती, जैसे मेरे एक के साथ आपका 1 हो सकता है, मेरे एक के साथ आपका 2 हो सकता है, मेरे एक के साथ आपका 3 हो सकता है, एक के साथ 4 हो सकता है, एक के साथ 5 हो सकता है और एक के साथ 6 हो सकता है। इसी तरह से 2 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ, ऐसे फाइनली 6 के साथ 1 हो सकता है, 6 के साथ 2 हो सकता है, 6 के साथ 3 हो सकता है, 6 के साथ 4 हो सकता है,
6 के साथ 5 हो सकता है, 6 के साथ 6 हो सकता है। हर लाइन में 6 नंबर्स आपको 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब कुल 36 आउटकम्स आए। अब इस तरह की स्थिति को कैसे प्रश्नों में ढाला जाता है, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैंने कहा किसी पासे को फेंकने पर ज्ञात कीजिए क्या, सम अंक के आने की प्रायिकता। आपने पासा फेंका, सैंपल स्पेस और पासा एक फेंका, तो 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम्स कुल आए। सम अंक आने की प्रायिकता को अगर हम लोग यहां पर इवेंट ए नाम दे दें तो सम अंक में 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 2 4 6 तो मेरे फेवर के हिसाब से हैं। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो मुझे पता है इसमें कुल 3 अंक हैं, इसमें कुल 6 अंक हैं। 3/6 कर दीजिए, मतलब 1/2 हो जाएगा। दूसरा देखिए, विषम अंक आने की प्रायिकता, तो उसको अगर मैंने इवेंट बी नाम दे दिया तो विषम में आप देख पा रहे हैं कौन कौन से हैं। 1 है, 3 है, 5 है। अब 1 3 5 है, इसकी भी प्रायिकता अगर मैं फाइंड करूंगा तो पी ऑफ ए हो जाएगा, इसका भी 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, आपसे कहा 3 से बड़ी या समान अंक आने की प्रायिकता, मतलब सी को अगर हम लोग तीसरा इवेंट नाम दे दें तो सी बराबर आपके पास 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब कुल 4 आउटकम्स इनसे बनकर आ रहे हैं। तो पी ऑफ सी आपके सामने 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा। इस तरह से हम एक पासे को फेंक करके उसमें से स्थित सारी पॉसिबिलिटी की प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने 2 पासे रोल किए, 2 पासों को फेंकने के क्रम में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? असमान अंक आने की प्रायिकता, संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता, संख्याओं का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता। अब आप थोड़ा एक एक करके चीजों को समझिए। सबसे पहले 2 पासों के फेंकने की बात करिए। 2 पासों के फेंकने में मैंने आपको बताया 6 की पावर 2 मतलब 36 कुल आउटकम्स आए। मतलब ये फिक्स है कि अनाप यस हमारा 36 है। इस बात को हम समझ गए हैं। बस हम अपने इवेंट के हिसाब से चीजों को प्लान करें कि यहां पर हमको ये डिसाइड करना बड़ा आवश्यक है कि कैसे हम यहां पर असमान अंक, कैसे हम लोग यहाँ पर जो हम बातें आपसे कहे हैं उसको हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पर असमान अंक आने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं तो असमान अंक में सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग कर दें, जैसे कि आपको पता है कि अगर पहला पासा था, दूसरा पासा था, पहले पासे में 1 2 3 4 5 6 बन रहा था, दूसरे पासे में भी 1 2 3 4 5 और 6 बन रहा था। अब हम असमान की बात करें तो 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा, 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 2 के साथ भी 2 को छोड़कर बाकी सब होंगे, 3 के साथ भी 3 को छोड़कर बाकी सब होंगे, 4 के साथ भी 4 को छोड़कर बाकी सब होंगे। इस प्रकार से जो असमान होने की स्थिति ज्यादा है, तो असमान होने की स्थिति अगर ज्यादा है तो क्यों ना हम समान होने की स्थिति निकाल दें। तो समान में अगर आपको पता है कि 1 1 के साथ हो सकता है, 2 2 के साथ हो सकता है, 3 3 के साथ हो सकता है, 4 4 के साथ हो सकता है, 5 5 के साथ हो सकता है और 6 6 के साथ हो सकता है। कुल मिला के 6 आउटकम्स आई हैं। अगर हमसे कोई समान का प्रायिकता पूछता और इसके इवेंट का नाम कुछ भी होता, सपोज करिए समान ही होता, तो पी ऑफ समान विल बी 6/36 दैट इज 1/6। अब जब हमको समान की प्रायिकता 1/6 नजर आई है तो असमान की प्रायिकता, जिसको हमने इवेंट का नाम भी दे रखा है ए, तो उसकी प्रायिकता हम निकालेंगे पी ऑफ ए विल बी 1 - 1/6 दैट इज 5/6। आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? 6 आउटकम समान के हैं तो 36 में से 6 निकाल दे, बचे 30, 30/36 कर दे, 5/6, ऐसे भी हो सकता था। मतलब असमान अंक के आने की प्रायिकता को अगर हम निकालेंगे तो वह 5/6 हो जाएगी। इसको आप समझ पाए होंगे। इसमें एक चीज और समझ गए होंगे कि समान को भी हम लोग निकाल सकते हैं, समान के और असमान की इस परिस्थिति को समझ सकते हैं। चलिए दूसरी स्थिति की बात हम लोग करें। यहीं पर इसको ऐसे बने रहने दें और यहां पर हम इस दूसरे इवेंट का नाम सपोज करिए बी रख देते हैं। दूसरे इवेंट का नाम बी रख देते हैं। इस समान वाली और असमान वाली प्रोसेस को यहां से हटा देते हैं। कहा क्या है उसको समझिए।
संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता। अब संख्याओं का योग अगर मुझे 6 करना है तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर हम किसको किसके साथ जोड़ें कि 6 आएगा। जैसे 1 को हम 5 के साथ जोड़े तो 6 आएगा, 1 का 5 के साथ हो गया, 1 को बाकी अब किसी के साथ नहीं। 2 को अगर मैं 3 के साथ जोड़ूंगा, 2 को 3 के साथ जोड़ूंगा, साथ साथ 2 को 4 के साथ भी जोड़ूंगा तो भी 6 आएगा। 2 का काम हो गया, 2 का 3 के साथ और 4 के साथ। 3 को अगर मैं 3 के साथ जोड़ूंगा, 3 को 3 के साथ जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 4 को मैं 2 के साथ जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 4 को 2 के साथ, 4 को मैं 2 के साथ जोड़ा तो 6 आया। आपने देखा इस बात को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। 5 को अगर मैं 1 के साथ जोड़ूंगा तो 6 आएगा। 5 को अगर मैंने 1 के साथ जोड़ा तो 6 आया। तो हमसे कहा संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता। तो 6 के लिए मैंने कहा 1 को 5 के साथ, 1 को 5 के साथ किया, 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ यहां पर 5 आएगा। 2 को 3 के साथ नहीं, 2 को 4 के साथ जोड़ने पर 6 आएगा। 3 को 3 के साथ जोड़ने पर 6 आएगा। 4 को 2 के साथ जोड़ने पर 6 आएगा। 5 को 1 के साथ जोड़ने पर 6 आएगा। कुल मिला के हमारे पास हमको 5 आउटकम्स दिख रहे हैं। तो इस दौरान अगर हम पी ऑफ बी फाइंड करेंगे तो यह आपका 5/36 हो जाएगा। अब आप समझिएगा, अगर हमको संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो मुझे ऐसे पेयर डेवलप करने पड़ेंगे जो जुड़ करके 6 बनाएं। तो ऐसे में हमने 1 को 5 के साथ देखा, 2 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, और हम 4 को 2 के साथ, 5 को 1 के साथ जोड़ करके यहां पर ऐसा बना सकते हैं। यह बातें आपने कंफर्म करी होगी। तीसरा प्रश्न जो यहां पर इसके साथ और है उसको भी ध्यान दीजिएगा। कहा संख्याओं का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता। अब कम से कम 9 होने के लिए मैं थोड़ा सा इसको यहां पर हटाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि संख्याओं का योग कम से कम 9 होने की प्रायिकता, इसको मान लीजिए मैंने सी इवेंट कर दिया। अब मैं यहां पर थोड़ा सा फर्स्ट एंड सेकंड को यहां पर डेवलप कर रहा हूं जिससे कि यह बातें खूब स्पष्ट हो सके। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ध्यान देने की आप लोग कोशिश करना। संख्याओं का योग कम से कम 9, मतलब योग 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, क्योंकि 9 के बाद 10, 11, 12 ये सब योग के ही पैटर्न पर आएंगे। तो पहले मैं 9 की बात करूं तो 3 सबसे पहले 6 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा। तो आउटकम्स में 3 6 के साथ हो गया। 4 5 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा, 4 के साथ 5 हो गया। फिर देखिए 5 4 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा, 5 के साथ 4 हो गया। फाइनली 6 3 के साथ जुड़कर 9 बनाएगा, 6 के साथ 3 हो गया। चलिए 9 का काम खत्म। 10 पे आइए। 10 पे आएंगे तो आपको पता है 4 6 के साथ पहला जुड़ेगा तो 10 बनेगा, तो 4 6 के साथ 10 बना दिया। इसके बाद 5 जो है 5 के साथ 10 बना देगा, 5 5 के साथ 10 बना देगा, 6 4 के साथ यहां पर 10 बना देगा। चलिए 10 का काम भी खत्म। 11 की बात करिए, 5 6 के साथ जुड़कर 11 बनाएगा, तो 6 भी 5 के साथ जुड़कर 11 बनाएगा। फाइनली 12 होगा तो केवल 6 6 के साथ पेयर बनेगा और यही इतने पेयर्स कुल बन जाएंगे। तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर पी ऑफ सी फाइंड करेंगे तो आप देख पाए हैं 3 3 6 3 9 1 10, 10 कुल आउटकम्स 36 में से, तो 2 पंचे 10 होता है, 2 18 36 होता है। 5/18 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो 5/18 इसकी प्रायिकता होगी। और कैसे होगी इसको आपने समझा कि कम से कम 9 होने की प्रायिकता। तो हम कम से कम में योग 9 भी सोच सकते हैं, 10 भी, 11 भी, 12 भी। इस परिस्थिति में ऐसे पेयर जो कि जुड़कर 9 हो, 10 हो, 11 हो, उनको निकाल करके हम टोटल से उसको डिवाइड करेंगे, जो रेशियो बनेगा वही इस रिक्वायर्ड प्रायिकता को दर्शाएगा। मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग स्पष्ट किए होंगे, समझ पाए होंगे। यह आपका प्रायिकता पर आधारित कॉन्सेप्ट था। प्रायिकता जो कि एक मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है किसी भी संभावनाओं का, इसका आज दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में आपने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा, इसकी डिफिनीशन को पढ़ा, इसमें संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में बन सकते हैं उनके बारे में जाना और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया, समझा। आज हम उस दूसरे लेक्चर में उसी के आगे की कड़ी को इंट्रोड्यूस करने जाएंगे। यहाँ पर जो उन बची चीज़ों को हम लोग समझाएंगे जो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग है। प्रोबेबिलिटी को मैंने आपको बताया कि प्रायिकता पढ़ने के दौरान हम लोग यहाँ पर 2 अलग तरह की परिस्थितियों को फेस करते हैं। एक हम एक दूसरी परीक्षाओं की बात करते हैं, कम्पिटेटिव जो कि हमारे लेवल की परीक्षाएँ होती हैं, जो कि UPSI BEO के बैच के लिए या उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, जहाँ भी प्रायिकता आती है उन्हें हम अपने लेवल को कवर कर रहे हैं।
जबकि एक इंजीनियरिंग लेवल की प्रायिकता होती है जिसमें कि चीज़ें बड़ी ही हाई होती हैं, बड़ी दूसरे लेवल की होती है। हम यहाँ पर अभी भी क्रमचय संचय का बिल्कुल प्रयोग नहीं किए हैं, परम्यूटेशन कम्बिनेशन बिल्कुल अप्लाइड नहीं हुआ है। फिर भी आपने जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पर सीखा है। मैंने प्रायिकता को पढ़ाने के दौरान शुरुआत ही यहीं से किया था कि हमारे जीवन की उन तमाम सारी परिस्थितियों को जिसमें हम चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपना व्यू देते हैं, अपनी थाट देते हैं, बट हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते कि वो परिस्थितियाँ हमारे साथ होगी या नहीं होंगी। हम बस एक संभावना व्यक्त करते हैं। उसी संभावना का मैथमेटिकल रीजन, मैथमेटिकल मेजरमेंट हमने प्रोबेबिलिटी का नाम दे दिया। अब उसको डिफाइन करते समय मैंने कल इस सारी बातों को बताया था कि इट इज़ द मैथमेटिकल मेजरमेंट्स ऑफ द सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, मतलब किसी भी निश्चितता और अनिश्चितता को मेजर करना मैथमेटिकली गणितीय रूप से ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसको पढ़ने के दौरान मैंने आपको एक चीज़ बताया कि हम एक प्रकार का भिन्न प्राप्त करते हैं, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ाते समय आपको कहा था यह किसी भी प्रकार के इवेंट, जो कि इवेंट तब जनरेट होते हैं जब हमारे सामने कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे आउटकम जनरेट होते हैं जिनको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इस एक सैंपल स्पेस, जिसको प्रतिदर्श समिष्टि भी कहते हैं, उससे कई सारे इवेंट जनरेट होते हैं, कई सारी घटनाएं घटती हैं। इन सबको कल मैंने आपको बेसिक तौर पर समझा दिया था। घटना के भी दो रूप मैंने आपको बताया था कि परतंत्र होती है डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। किसी एक घटना जिसका नाम अगर हम लोग ए रख दें, उस ए का जो प्रोबेबिलिटी डिनोशन होता है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था दिस विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि किसी भी एक एक्शन, किसी भी एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो जितनी पूरी संभावना होती है उसके सारे आउटकम्स को हम यस में रखते हैं नंबर ऑफ, और जो हमारे फेवर की चीज़ होती हैं उसको हम एन ऑफ ए में, मतलब ऊपर की तरफ रखते हैं। जो यह रेशियो बनता है वही प्रोबेबिलिटी कहलाता है, और इस किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है एंड लेस आर इक्वल टू 1 होता है। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रायिकता ना तो 0 से छोटी हो सकती है, मतलब नेगेटिव हो सकती है, ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। इस बात को मैंने कल आपको समझाया था। मैंने आपको प्रश्नों के प्रकार भी बताया कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। सिक्कों के आधार पर आ सकते हैं, डाइस पासे के आधार पर आ सकते हैं, ताश के पत्तों पर के आधार पर आ सकते हैं, थैले में गेंदें रखी गई उस पर आधार हो सकते हैं, दिनों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, मिसलेनियस हो सकते हैं। मतलब एक लंबा अप्रोच इस पूरे कॉन्सेप्ट का होता है। कल मैंने आपको सिक्कों को साथ साथ हमने जो है डाइस के प्रश्नों को कराया, इनकी परिस्थिति को भी आपको समझाया कि अगर हम एक सिक्के को उछालें, दो सिक्के को उछालें, एक डाइस को हम रोल करें या दो डाइस को रोल करें तो क्या संभावनाएं आएंगी, किस प्रकार से प्रायिकता हम मेजर कर पाएंगे। इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो बेस्ड ऑन कॉइन्स, बेस्ड ऑन कार्ड्स रहेगा, ताश के पत्तों पर डिपेंडेंट रहेगा। ताश के पत्ते ऐसे होते हैं जो कि हम लोग चाहे खेले हो चाहे ना खेले हो, अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको इसको पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पर एक लॉजिक वर्क करता है। इसके लिए हम पूरे ताश के पत्तों को आपके सामने ओपन करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ताश के पत्तों का क्लासिफिकेशन होता है। उसी आधार पे चल करके ही आप किसी भी प्रोबेबिलिटी के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, जो कि कार्ड्स पर डिपेंडेंट होगा, ताश के पत्तों पर निर्भर करेगा। मैं इस चीज़ को आपको समझाने जा रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी एक पैक आप प्लेइंग कार्ड हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उस पैक में 52 कुल पत्ते होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। इन 52 कार्ड का क्लासिफिकेशन देखिए हम दो पार्ट में पहले करते हैं। पूरी चीज़ को अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पाते हो, समझ पाते हो, तो प्रश्न एकदम से मान लीजिए कि आसान हो जाएगा, प्रश्न में कोई गंभीरता रही नहीं जाएगी। हम दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट होगा वो 26 ब्लैक, जिसको हम काला कह देंगे, और 26 यहाँ पर हमारे सामने रेड होंगे, मतलब उसको हम लाल कह देंगे। मतलब 52 को दो रूपों में बांट दिया जाता है, दो भागों में। 26 काले होते हैं और 26 आपके लाल होते हैं। इसको आप ब्लैक कह सकते हैं, उसको रेड कह सकते हैं। इस प्रकार से दो अलग अलग खंडों में ब्रेक कर दिया गया। इस 26 का फिर से दो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें एक पहला जो पार्ट होता है उसको हम स्पेड कहते हैं अंग्रेजी में, दूसरा पार्ट आपका क्लब कहलाता है। स्पेड को हम लोग यहाँ पर काला पान कहते हैं, स्पेड को हम लोग काला पान कहते हैं हिंदी में, जबकि क्लब को हम चिड़िया कहते हैं, क्लब को हम चिड़िया कहते हैं। इसी तरह से जैसे इसमें दो पार्ट्स बने हैं, उसी तरह से लाल में भी दो पार्ट बनेंगे, जिसमें 13, अब देखिए इनकी जो संख्या बनेगी आपको क्लियर हो गई, 13A होगी और 13A भी होगी। अर्थात आप समझ गए होंगे 13 यहाँ पर हर्ट होगा, 13 हर्ट होगा और 13 यहाँ पर डायमंड होगा।
अब अगर इनके नामों की बात की जाए तो आप समझने की कोशिश करिए। हर्ट को हम लाल पान कहेंगे, हर्ट को हम लाल पान कहेंगे, जबकि डायमंड को हम ठीकरी कहते हैं। इस तरह से इनके हिंदी नाम दिए जाते हैं। आप अपनी आम बोलचाल के भाषा में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आप जानते होंगे बेहतर तरीके से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो अप्रोच है गणितीय या हमारा प्रोसीजरल, उसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कुल 52 प्लेइंग कार्ड जो कि एक ताश के गड्डी में होते हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में सबसे पहले ब्रेक कर सकते हैं, 26 काला 26 लाल। देन आफ्टर हम उस 26 को भी फिर 13 में ब्रेक करते हैं। काले वाले जो 2 पार्ट होते हैं उसमें 13 स्पेड जिसको हम काला पान, 13 क्लब जिसको चिड़िया, 13 हर्ट जिसको लाल पान, 13 ठीकरी डायमंड कहा जाता है। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर हम एक समझ जाएंगे तो हम सबको समझ जाएंगे, मतलब प्रेजेंटेशन एक ही तरह से होगा, बस सिंबल उसमें, कलर उसमें बदला रहेगा। अब ये जो 13 होते हैं उन 13 के बारे में समझिए। 13 में पहली चीज तो आपके पास कुछ फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड मतलब जिनके चेहरे होते हैं, जिसमें सबसे पहले किंग जिसको आप बादशाह कहते हैं, राजा कहते हैं यहाँ पर। इसके बाद होती है क्वीन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बेगम कहते हैं, रानी कह सकते हैं। इसके बाद होता है यहाँ पर जैक, जैक का मतलब गुलाम होता है, इस केस में गुलाम हुआ। इसके बाद बनकर आता है एस, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बनकर आएगा एस। एस को इक्का कहा जाता है, एस को इक्का कहा जाता है। जैसे हम इसको बड़ा ही वैल्यूएबल कार्ड मान के चलते हैं कि एक हमारा क्या है, इक्का है। ये हमारे बन गए फेस कार्ड। फेस कार्ड के मतलब हमारे पास 4 अगर फेस कार्ड हैं तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्ड कार्ड भी होते हैं, संख्या में जो होते हैं नंबर्ड कार्ड होंगे जो कि संख्या में होंगे। अब उस संख्या की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखो यहाँ पर जो शुरुआत होती है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत होगी, वह 2 से होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और अंतिम में हुआ 10। अब 2 से क्यों होती, क्योंकि इस जो एस है इसको हम इक्का मतलब 1 से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करिए, ए हमारे फेस कार्ड हो गए, ए आपका इक्का हो गया। इसके बाद आपके नंबर्ड कार्ड जो कि 2 से मतलब 1 को भी अगर इंक्लूड करेंगे तो 10 तो नंबर हो गए, 1 से लेकर 10 तक। 3 आपके पास एक्चुअल फेस हो गए। अब इन एक्चुअल फेस और नंबर को मिला दीजिए तो जो प्रेजेंटेशन इस पहले के लिए किया गया है सेम टू सेम यही इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। मतलब समझने की ये बात है कि इसमें अगर आएंगे तो उसमें भी किंग, क्वीन और जैक होगा, एस होगा, 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक के नंबर होंगे, सेम टू सेम इसमें होगा, सेम टू सेम इसमें होगा। बस फर्क क्या होगा कि कलर बदल जाएगा, जैसे इसमें सिंबल बदलेगा केवल, क्योंकि यह आपका काला पान है जबकि यह चिड़िया है, तो केवल सिंबल बदलेगा क्योंकि ये ब्लैक है। जबकि अगर इधर साइड से आएंगे तो कलर के साथ साथ सिंबल बदलेगा, मतलब लाल हो जाएगा, लाल पान, और उसके बाद हमारे पास ठीकरी हम लोग डायमंड की तरह प्रेजेंट कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये 13 सब में उसी तरह से होते हैं। अब हमारे सामने जो प्रश्न बनते हैं किसी परीक्षा में, वो बड़े ही इसी लेवल पर प्रश्न बनकर सामने आते हैं। आप लोग अनुभव करोगे और आपको बहुत आसानी से आप किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा गया कि हमने किसी एक बेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड से, मतलब पैक ऑफ बेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड, ताश के 52 उन पत्तों में से अगर एक पत्ते को मैंने खींचा निकाला तो उसके राजा होने, बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है कि कुल पत्ते हमारे सामने 52 हैं, तो एन ऑफ एस मतलब टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, 52 है। इस केस में एन ऑफ एस आपके पास कितना है, 52 है, 52 है। अगर हम लोग यहाँ पर बादशाह के निकालने की होने की प्रायिकता पता करना चाहते हैं तो बादशाह को अगर हमने एक इवेंट ए से जनरेट कर दिया तो एन ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए आपका 4 होगा, क्योंकि एक बादशाह यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जब हम इस बादशाह की प्रायिकता फाइंड करना चाहेंगे तो पी ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा। मतलब आप देख पाए हैं कि 4 बादशाह और 52 टोटल, मतलब 1/13 यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि 13 चौके 52 होता है, 4 से डिवाइड कर दिया 52 को। मेरी बात आपने समझा होगा कि यहाँ पर कैसे किया जा रहा है और किस तरह की स्थिति हमारे सामने बनकर आ रही है, यह स्पष्ट हुआ होगा। अब यहाँ पर अगर कोई कहता कि बादशाह और बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी,
तो बादशाह और बेगम मतलब हम 2 लेंगे, जैसे कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कुल मिला के 8 होंगे और टोटल हमारे पास 52 है, तो 8/52 कर देंगे। इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? 4/52 होगी। काले इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो काले में 2 ही इक्का बनेंगे, 2/52 होगी। लाल 2 होने की, मतलब 2 नंबर की बात मैं कर रहा हूं, होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप उसके हिसाब से बता दीजिए। मतलब अगर यह स्ट्रक्चर आपने प्रॉपर प्लान कर लिया है, समझ लिया है, तो आपको इसके किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहली चीज, खूब गंभीरता के साथ इस स्ट्रक्चर को समझिए। और अगर मान लीजिए आप इस लेक्चर को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहली चीज आप जाकर के इसका पहला पार्ट जरूर देखिए। पहला पार्ट अगर आप देखोगे तो आप दूसरे को रिलेट कर सकोगे और बहुत ही आसानी के साथ आप प्रायिकता को हल कर सकेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के लिए नेसेसरी है। इस परिस्थिति को अगर हम प्रश्नों में ढालें तो कैसे प्रश्न बनेंगे, इसको मैं एक एक करके दिखाता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जिससे क्लियर हो सके। मेरी बात को समझिए। देखिए एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखा है। क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छया खींचा जाता है, मतलब सफल पैक ऑफ द प्लेइंग कार्ड है। जब कभी आप देखते हैं कि जहां पे ताश खेला जाता है, वो लोग ताश के पत्तों को सफल करते हैं, जिसको हिंदी में पीसना कहते हैं, कि आपस में पीसते हैं, देन उसमें से एक पैक मतलब कहते हैं कि उठा लो। अब इसका अर्थ होता है कोई चीटिंग नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी चीज को फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए एक उठा देने से किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो उसने अगर एक पत्ते को निकाला तो कहा उनके बादशाह तथा बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है कि हर जगह 13 हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। मान लीजिए ये दोनों ब्लैक के थे, ये दोनों रेड के थे। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें भी 2 जगह किंग होगा, 2 जगह, मतलब इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, और सॉरी क्वीन होगी, क्वीन होगी, इसमें भी किंग होगा, इसमें भी किंग होगा, सेम टू सेम इसमें भी क्वीन, इसमें भी क्वीन, इसमें भी किंग, इसमें भी किंग। आप समझ गए होंगे। कुल मिला के मैंने अभी बताया था कि 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन हुई, तो कुल मिला के 8 किंग और क्वीन हो गई। तो इसकी प्रायिकता मैं सिंपली कह सकता हूं कि 8/52 होगी। 4 दूना 8 कर दीजिए, 4 13 बार 52 होता है, तो 2 हम इसको 13 कह सकते हैं। मतलब अगर हमने कहा कि हम एक वेल सफल प्लेइंग पावन के ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं, उनके बादशाह तथा बेगम होने की प्रायिकता 2/13 बनकर हमारे सामने आ रही है। आप इस चीज को स्पष्ट कर लिए होंगे, समझ पाए होंगे। दूसरी चीज हमसे पूछा है, आप देख लीजिए, दूसरी चीज हमसे पूछा है उनके लाल रंग के बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है कि अगर हम रेड की तरफ ही रहेंगे केवल, तो रेड में भी 2 पार्ट हैं। आपने नोटिस किया कि आपको रेड में भी 2 पार्ट हार्ट मिला था, मतलब आपको लाल पान मिला था, और डायमंड मतलब आपको ठीकरी मिला था। तो इन दोनों में भी अलग अलग बेगम थी, मतलब क्वीन थी, यहां भी थी, यहां भी थी, तो 2 ही क्वीन हैं। लेकिन अगर हम कुल की बात करें, कुछ लोग कंफ्यूज होकर के रेड 26 ले लेंगे, तो ये गलत है। यहां पर टोटल आउटकम्स आपका 52 ही माना जाएगा। मतलब हम 2/52 कर दें, तो 2 1 के 2 होता है, 2 26 यहाँ पर 52 हो जाता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका 1/26 आ जाएगा। कहने का अर्थ होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर लाल क्वीन की बात करते हैं, लाल रंग के बेगम की बात करते हैं, तो लाल रंग की बेगम यहाँ पर 2 बनेगी। कुल मिला के हमारे पास 52 है, तो 2 हमने 52 कर दिया, 1/26 यहाँ पर प्रायिकता बनकर हमारे सामने आएगी। यह बात आपने समझा। अब दूसरी तरफ फिर से एक प्रश्न हमने उठाया, इसको देखिए, इसको समझिए और कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करिए और कॉन्सेप्ट को बेहतर करिए। कहा गया है ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता फिर से उसी तरह से यादृच्छया खींचा जाता है। ज्ञात कीजिए इसके काला होने की प्रायिकता। अब आपको बताया गया था कि अगर 52 प्लेइंग कार्ड है तो ब्लैक आपके 26 हैं और रेड भी आपके 26 हैं। ब्लैक 26 हैं और रेड 26 है। अगर हम किसी ब्लैक को ही निकाल रहे हैं, काले को ही निकाल रहे हैं, तो इसके काला होने की प्रायिकता सिंपली 26/52 हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। समझ लीजिए, कुल ब्लैक 26 हैं और कुल टोटल यहाँ पर मेरे सामने 52 है, तो 26/52 मतलब 1/2 एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्ट प्रायिकता हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी।
इसमें पूछा इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें तो स्पेसिफाई किया नहीं है कि इक्का केवल ब्लैक का लेना है कि रेड का लेना है। इसका मतलब हम पूरे 52 में से इक्का लेने जा रहे हैं। अगर मैं पूरे 52 में से इक्का लूंगा तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम 4 इक्के लेंगे। भाई हर जगह पर हर 13 में एक बार इक्का जरूर है। 4 बटा आप 52 कर दीजिए, इसका मतलब 1 बटा 13 आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1 बटा 13 आप नोट कर सकते हैं। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द एस फ्रॉम द बेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। अगर हम 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं तो उसका इक्का होने की प्रायिकता 1 बटा 13 हो जाएगी। अब आगे मैं बढ़ता हूं। एक और प्रश्न यहाँ पर बहुत बेहतरीन देखिए दिया गया है, आप लोग समझोगे तो इससे भी अपने कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव कर पाओगे। कहा गया ताश की एक गड्डी जिसमें कुल 52 पत्ते हैं, वास्तव में है ही हैं। एक पत्ता खींचा जाता है, पत्ते के इक्के होने के पक्ष में संयोगानुपात मतलब दोनों का जो रिस्पेक्टिव रेशियो है वो क्या होगा। अभी अभी इसी बात को हम लोगों ने पढ़ा। हमको पता है कि हर 13 में एक इक्का स्पष्ट है, चाहे वो आपके दोनों ब्लैक का हो चाहे दोनों आपके रेड का हो, एक इक्का तो फिक्स है। अगर एक इक्के इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें, तो कुल मिला के 4 इक्के हमको मिल गए। और हम अगर पूरे पैक की बात करें तो हमको पता है कुल 52 टोटल पैक प्लेइंग कार्ड का होता है, ऑलरेडी दिया भी है। मैं 4 बटा 52 कर दूं, मतलब 4 अनुपात 52 कर दूं। 4 इक्के 4 होता है, 13 चौके 52 होता है। इन दोनों के बीच जो अनुपात होना चाहिए वो 1 अनुपात 13 होना चाहिए, जो कि आपको पहले ऑप्शन में साफ साफ दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके ताश के गड्डी पर डिपेंडेंट बनते हैं। इसमें देखिए आपको प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होगी, केवल आपने अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन ताश के पत्तों का सीख लिया है तो कोई प्रश्न आपका नहीं रुकेगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। दूसरी चीज, अब मैं जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न नजर आएंगे, ऐसे कुछ प्रश्न नजर आएंगे जो कि जैसे पहले से भी मैंने मेंशन कर रखा था कि आपको ताश के पत्तों के साथ साथ एक ऐसी स्थिति होती है कि मान लीजिए हम एक बैग ले लें और उस बैग मतलब 2 तरह की बैग हैं। एक तो विजिबल होती है जिसमें जो सामान होता है दिखता है, जिसमें दूसरा तो इनविजिबल है, जैसे अगर जो सामान हो दिखे ना। मान लीजिए एक थैला है, उसमें कुछ गेंदें अलग अलग कलर की लेकिन सेम शेप सेम साइज की हमने डाल दिया। मैंने कुछ ब्लैक गेंदें, कुछ रेड गेंदें, इस प्रकार से मैंने इस बैग के अंदर डाल दिया। मैंने कुछ मान लीजिए 5 रेड डाल दिया, मैंने यहाँ पर 4 ग्रीन डाल दिया। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर सपोज करिए 3 हमने वाइट डाल दिया। अब ये ऐसी गेंदें हैं जिसमें हम कलर को हाथ डाल करके तो जज कर नहीं सकते हैं कि आपने हाथ डाला और समझ जाएंगे फला कलर की है, ऐसा तो डिसाइड किया नहीं जा सकता है। हम साइज अगर डिफर होती तो हम जरूर पहचान लेते, लेकिन साइज सेम है। अगर समान आकार की समान आकृति की हमारे पास अलग अलग गेंदें हैं, एक थैले में सब की सब डाली जाती हैं, उस दौरान अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर गेंद की चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो चाहे व्हाइट हो, अगर उसके होने की प्रायिकता निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि अगर इस तरह के एक थैले में इतनी अलग अलग गेंदें हैं तो उनके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। लाल आपके फेवर का है और टोटल आप देख रहे हैं, यह टोटल है। टोटल जो मेरे सामने है वो 5 4 9 3 12 है और लाल की बात कीजिए तो केवल 5 है, तो पी ऑफ रेड आपका हो जाएगा 5 बटा 12। आप समझ गए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, कितना आसान सा प्रश्न बन रहा है। कह रहा हूं ग्रीन ना हो, ऐसी गेंदें नॉट ऑफ द ग्रीन, मतलब पी ऑफ नॉट ऑफ ग्रीन, जो ग्रीन ना हो उनकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप ग्रीन हो इसको निकाल कर 1 से माइनस कर सकते हैं या ग्रीन को काट दीजिए। ग्रीन को अगर हम काट देंगे तो 5 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 8 बटा 12, मतलब आप 4 दूना 8 कर सकते हैं, 4 3 12 कर सकते हैं। इसका उत्तर 2 बटा 3 हो जाएगा। तो पी ऑफ नॉट ग्रीन विल बी 2/3। ये आप देख पा रहे हैं कैसे बन रहा है। मैंने आपको कहा आप चाहते तो अगर हम ग्रीन होने की प्रायिकता निकाल देते तो ग्रीन होने की प्रायिकता आप देख रहे हैं कि 4 बटा 12 होता, मतलब 1 बटा 3 होता। अब हम नॉट ऑफ ग्रीन, कल मैंने इस बात को आपको बताया था कि अगर हम होने की स्थिति पता कर लें तो ना होने के लिए आप 1 को घटा दीजिए, 1 से उसको घटा दीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ना होने की प्रायिकता क्या होगी, जो मैंने पहले से आपको बता दिया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके
थैले पर डिपेंडेंट बनते हैं। मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। कहा गया 3 लाल, 4 हरी तथा 3 काली गेंदें, मतलब किसी एक थैले में यहां पर बोला गया है 3 रेड हैं, 4 ग्रीन हैं, 4 ग्रीन है मतलब हरी हैं, और 3 यहां पर ब्लैक हैं, काली हैं। ध्यान दीजिएगा, गेंदों के एक समूह में से, मतलब एक थैले में इस प्रकार की समान आकृति की, समान शेप की गेंदें हैं, इनके लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी? हमसे पूछा गया है, ज्ञात कीजिए लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद मतलब रेड को छोड़ दीजिए, और अगर पी ऑफ नॉट रेड हमको फाइंड करना है, तो मैंने अभी जैसे इसके पहले वाला बताया उसी प्रकार से आप दोनों तरह से उत्तर दे सकते हो। अब रेड को छोड़कर इन दोनों को ले लीजिए, तो जो दोनों मिलकर 7 हैं, और टोटल गेंदों की संख्या यहाँ पर 3 3 6 4 10 है, तो 7/10 लिखा जा सकता है। या अगर हम केवल रेड की प्राइबिलिटी फाइंड कर लेते, जो कि 4/10 होती, क्यों? क्योंकि 3/10 होती, क्यों? क्योंकि आपको जो रेड की संख्या दिख रही है इसमें वो है 3 दिख रही है, और कुल संख्या हमने देखा कि 10 है, 3 3 6 4 10। तो पी ऑफ रेड अगर मुझे 3/10 दिख जाता, तो पी ऑफ नॉट रेड अगर फाइंड करना होता तो 1 - 3/10 कर देते, तो 7/10 तो ऐसे ही पता चल जाता। मतलब हम चाहेंगे तो पी ऑफ रेड हम निकाल सकते हैं, पी ऑफ नॉट रेड भी निकाल सकते हैं, हम कुल में से लेके निकाल सकते हैं। मतलब जो स्थिति मैंने यहां पर समझाया, किसी भी सिचुएशन से चलकर उत्तर दिया जा सकता है। दूसरा, इसने हमसे कहा हरी तथा काली गेंद होने की प्रायिकता। केवल इसने हरी तथा काली की बात किया है, मतलब इसने यहां पर तीसरा, जैसे हरी मतलब ग्रीन और ब्लैक आपको काली दिख रहा है, मतलब इसने भी रेड को ना होने की बात की है। इस स्टेटमेंट को कह करके उसने एक तरह से रेड को इग्नोर किया है, मतलब उसने केवल हरी तथा काली गेंदों की बात किया है, जो कि कुल मिला के 7 है। मैंने कहा ग्रीन प्लस रेड, ग्रीन प्लस ब्लैक, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है, तो ग्रीन कुल 4 हैं और आपको ब्लैक 3 दिख रही हैं, तो यहाँ पर 4 3 7 है और कुल संख्या 10 है, तो उत्तर 7/10 इसका भी हो जाएगा। चाहे आप वैसे रीड करिए चाहे ऐसे रीड करिए, आप आंसर तो तुरंत कर सकते हैं। यह बात भी आपको क्लियर हुई होगी कैसे इस तरह के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। आगे मैं बढ़ूंगा, इसी पर और 1-2 प्रश्न हम देखें तो ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, हमसे कहा गया 20 हरा मतलब 20 ग्रीन, 20 ग्रीन, 15 रेड, 15 लाल मतलब 15 रेड, एक बर्तन में डाले जाते हैं। 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरा गेंद को चुनने की प्रायिकता कितनी होगी? एक हरा गेंद अगर हम सोच रहे हैं, तो आपको पता है कि आप हाथ डालेंगे बैग के अंदर, तो आपको पता है कि कौन सी गेंद निकलेगी? आपको बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन उसके हरा होने की प्रायिकता, तो हरा होने की पॉसिबिलिटी मुझे 20 की नजर आ रही है, मतलब 20 बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम हरी गेंद चुनेंगे। जबकि कुल गेंदों की संख्या देखा हमने, तो यहां पर हमारे सामने 20 और 15 को जोड़ दिया जाए तो कुल 35 गेंदें हमको बॉक्स में दिख रही है, थैले में हैं। उनके केवल इसने बोला है हरा गेंद चुनने की प्रायिकता क्या होगी, तो हरा की संख्या 20 है, तो मैं 20/35 कर देता हूं। 20/35 मतलब 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। आंसर विल बी 4/7। आंसर विल बी 4/7, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपको दिखी दिया गया है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। स्पष्ट स्थिति है, आपने नोटिस किया कि अगर हमसे केवल ग्रीन का पूछ रहा था तो ग्रीन की संख्या 20, टोटल 35, तो 20/35 4/7 आपके सामने स्पष्ट आंसर इस क्वेश्चन का बन रहा है। इस तरह के और प्रश्नों को भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम आपको जैसे अभी बताए हैं कि हमने आपसे कहा कि स्थिति क्या है। स्थिति हमने जैसे अलग अलग सिचुएशन की बात करी, मैंने गार्ड की बात करी, मैंने ऐसे ही आपको बैग की बात करी। इस प्रकार का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा चाहे इस शब्द को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे हम सबको अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है कि जो ईयर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आपके सामान्य वर्ष होते हैं, दूसरे लीप वर्ष होते हैं। आपको इसको स्पष्ट तौर पे आप रीजनिंग में भी इस बात को जानते हैं। सामान्य वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। सामान्य की बात करूं तो 365 दिन होते हैं, जबकि लीप की बात करें तो 366 दिन होते हैं। इसमें एक दिन बढ़ जाता है, जो कि हर 4 साल के इंटरवल पर आता है, जब आपकी 29 डेज की फेब होती है। इस बात को आप स्पष्ट जानते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए हम किसी महीने में या किसी साल में
अगर हम दिनों को नोटिस करें, आपको पता है कि हम सभी जो पैदा होते हैं तो हम सब अगर किसी एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि अगर हम उनको क्लासिफाई करें, हर 7 व्यक्ति के बाद अगला व्यक्ति एक दिन को रिपीट कर जाता, जो उसकी बर्थडे होती है वो रिपीट करना शुरू कर देती है। भाई अगर आपने सोचा कि यहाँ पर 1000 लोग बैठे हुए हैं, 1000 में क्या सभी का बर्थडे सेम हो सकता है? डे की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो दिन है यही तो किसी ना किसी का बर्थडे होगा। तो हर 7 दिन के बाद व्यक्ति रिपीट करना शुरू कर देता है। मतलब ऐसे मैंने कहा कि अगर एक महीने में मान लीजिए मैंने कहा 30 दिन है, तो उस 30 दिन में हर एक दिन के आने की पॉसिबिलिटी अगर मैं सोचूंगा, संडे की, मंडे की, ट्यूसडे की, वेंसडे की, थर्सडे की, सबकी, तो 7 से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो 7 से डिवाइड करते ही हर एक दिन, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, सब के सब 4-4 बार आएंगे, सब के सब 4-4 बार आएंगे। अब जो हमारे पास 2 दिन बचा 7 चौके 28 होने के बाद, ये जो 2 दिन बचे हैं, ये 2 दिन आगे में इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट कर लेगा। मतलब हो सकता है संडे 5 बार आए तो मंडे भी 5 बार आ जाएगा, हो सकता है कि मंडे 5 बार आए तो ट्यूसडे आ सकता है। इस तरह से ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं 365 को 7 से भाग दूं तो 7 में कितना बार जाता है? देखिए 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, मतलब ये फिक्स हो गया कि 52 डेज, 52 डेज का मतलब 52 टाइम हर एक दिन रिपीट होता है पूरे साल में। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब के सब 52 बार पक्का आते हैं सामान्य वर्ष में। अब 52 अगर खत्म हो गया तो आपने देखा कि यहाँ पर 52 टाइम्स मतलब बार गया, तो आपने नोटिस किया कि एक दिन शेष बचा। इसमें हमने नोटिस किया कि एक दिन शेष बचा। अब जो एक दिन बचा है वह एक दिन कुछ भी हो सकता है, 7 में कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई एक दिन आपका 53 बार आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो 53 बार आएगा। यही चीज अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करूं तो आपको पता है 52 बार जाएगा, लेकिन 2 शेषफल बचेगा। अब जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 ऐसे दिन होंगे जो कि 53 टाइम्स आएंगे पूरे वर्ष में। हमारे यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है, मैंने इस बात को आपको समझाया, मुझे लगता है कि आप स्पष्ट कर पाए होंगे कि अगर सामान्य वर्ष होता है तो प्रतिदिन मतलब हर एक डेज 52 बार खुद को रिपीट करते हैं, बट एक कोई ऐसा दिन होता होगा, क्योंकि शेषफल इसमें एक बचता है, जो कि खुद को 53 बार रिपीट करता है। जबकि यही चीज अगर लीप ईयर में आप जाओगे तो हर एक दिन 52 बार रिपीट होता है, बट 2 दिन ऐसे होते हैं जो खुद को 53 टाइम्स रिपीट करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, अगर हम उस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देखिए हमारे सामने क्या है। एक लीप वर्ष में केवल 52 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी? केवल 52 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी? इस प्रश्न को हमसे पूछा गया है। तो आइए हम लोग एक प्रश्न देखते हैं कि एक लीप वर्ष में केवल 53, या हम केवल को यहां से हटा दें, केवल से कोई मतलब नहीं है, कि 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी। एक लीप वर्ष में इसने हमसे कहा कि 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी, और दूसरा हमसे पूछा एक सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके सामने एक प्रश्न है। इसने हमसे कहा एक लीप वर्ष में 53 मंगलवार तथा एक सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपने देखा था लीप वर्ष में हमने देखा कि रिमाइंडर 2 आया था, मतलब 7 में से 2 दिन ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर 53 टाइम्स आ सकते हैं। इसलिए इसकी जो प्रायिकता बनेगी वह 2/7 बनेगी। अगर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी लीप वर्ष में 53 टाइम्स मंगलवार आने की प्रायिकता की बात अगर मैं करूंगा तो वह आपकी 2/7 होगी। जबकि यही चीज अगर सामान्य वर्ष में लेकर आएंगे तो रिमाइंडर 1 होता है, और इस समय अगर हम लोग 53 मंगलवार लाने की प्रायिकता की बात करेंगे तो यह आपको पता है कि शेषफल अगर 1 तो एक ही दिन ऐसा होगा 7 में जो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी को फॉलो करेगा, जो कि इसकी प्रायिकता 1/7 हो जाएगी। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, बस आप स्पष्ट किए रहना कि वह लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है,
क्योंकि लीप वर्ष में रिमाइंडर 2 होता है, इसका मतलब 2 दिनों के चांस बनते हैं, तो यह 2/7 होगा। जबकि सामान्य वर्ष में यहाँ पर 1 रिमाइंडर बनता है, तो यहाँ पर 1/7 होगा। यह इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा। आपको बस इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस को समझनी है और इस प्रश्न के ऊपर बस इतना ही आंसर आपको देने की जरूरत है। आपके यहाँ अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप इसको परफॉर्म कर सको, दे सको। यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। मुझे पूरा भरोसा है कि इसको आप समझ पाए होंगे, इसको आप अच्छी तरह से कर पाए होंगे। समझाया कि कैसे लीप वर्ष और कैसे सामान्य वर्ष की दिनों की संख्या के हिसाब से उसकी प्रायिकता को निर्धारित किया जाता है। एक प्रश्न इसका जो बनता था, मैंने आपको बताया कि 53 मंडेज के होने के चांसेस, वो भी अलग अलग, कब के लिए, एक सामान्य वर्ष के लिए, एक लीप वर्ष के लिए, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें एक और प्रकार के प्रश्न जो कि थोड़ा सा माइस टाइप का, मिसलेनियस टाइप के होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर किसी एक चीज के 2 ही आउटकम्स हो रहे हों, मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि आपको आंसर देना है केवल यस और नो में, या आप कोई फॉर्म में ऑप्शन रहता है, कॉलम रहता है कि हाँ या नहीं में ही टिक करना है। आप इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को फील कर चुके हैं। कोई परीक्षा हुई तो एक छात्र फेल होगा या पास होगा, क्रिकेट मैच हुआ तो जीतेगा या हारेगा। इस प्रकार की स्थिति के अनुसार एक प्रश्न बनाया गया, एक परीक्षा में छात्र ए के उत्तीर्ण होने के चांसेस या प्रायिकता 0.6 है, उसके अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। अब 0.6 को आप चाहें तो भिन्न बना दें, आप समझ गए होंगे कि यह 6/10 हो सकता है, मतलब 3/5 भी कहा जा सकता है। अगर इसके पास होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 3/5 है, तो फेल होने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यह 1 - 3/5 हो जाएगी, मतलब आप इसको 2/5 कह सकते हैं। केवल अगर आंसर हमारे दशमलव में ही दिया गया है तो आपको तब भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर पास होने की प्रायिकता 0.6 थी तो फेल होने की प्रायिकता आपकी 1 - 0.6 होगी, जो कि 0.4 हो जाएगी। मतलब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट 1 से माइनस कर दीजिए। हाँ का दिया है तो नहीं का निकलेगा, नहीं का दिया है तो हाँ का निकलेगा। आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। एक और प्रश्न इस पर देखते हैं हम लोग। कहा गया कि किसी परीक्षा में छात्र बी के पास होने की प्रायिकता फेल होने की प्रायिकता का 2/3 है। पास होने की प्रायिकता फेल होने की प्रायिकता की 2/3 है, तो हमसे उसके पास होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको पता है फेल प्लस पास, जैसे हेड प्लस टेल, अगर दोनों की बात करें तो कंप्लीटली 1 मिलता था। इसी प्रकार से अगर हम पास और फेल दोनों की प्रायिकता को अगर हम जोड़ेंगे, पास और फेल दोनों की प्रायिकता को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आप समझो, इसने कहा फेल होने की प्रायिकता की 2/3 है, तो अगर हमारे पास फेल होने की प्रायिकता, फेल होने की अगर प्रायिकता होने की प्रायिकता को अगर हम लोगों ने x समझा, तो पास होने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, पास होने की प्रायिकता आपकी इसकी 2/3 मतलब 2/3x हो जाएगी। ये देखिए, यह आपके पास होने की प्रायिकता बन गई, फेल होने को मैंने ऐसे अज्यूम किया था। अब इन दोनों प्रायिकताओं का जोड़ x + 2/3x, दोनों का जोड़ 1 होना चाहिए, मतलब 3x और 2x मिलके 5x बटा 3 बराबर 1 होना चाहिए। तो आप x का मान यहाँ पर 3/5 बता सकते हैं। लेकिन x है क्या, ये तो फेल होने की प्रायिकता है। आपको क्या करना है, पास होने की प्रायिकता निकालनी है। आपके पास 2 तरीका था, यहीं से इसी को 1 से घटा देते तब भी आ जाता, नहीं तो आप लिख सकते थे 2/3 गुणे x, मतलब 3/5, 3 से कटा 2/5 हो जाएगा। 2/5 उस छात्र बी के पास होने की प्रायिकता हो जाएगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसी को 1 से घटा करके भी आंसर बता सकता था, बट यहाँ पर पूरे प्रोसेस को आपने समझा कि हम ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में मिलेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। अभी भी मैंने आपको बताया कि हमने कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं अप्लाई किया है, फिर भी हम 90 से ज़्यादा प्रतिशत के प्रश्नों को ऐसे कह सकते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस स्तर के प्रश्नों को कर लिए हैं। लेकिन फिर भी मैं सेशन लूंगा इसके, और एक टाइम इंटरवल के बाद मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को क्लियर करते हुए अब कुछ और स्तरीय प्रश्नों को भी इस पर कवर करूंगा। वह टॉपिक भी आपको बहुत ही आराम से क्लियर होगा। पूरे सेशन को अगर आपने देखा है तो यह पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।